गुड मॉर्निंग माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑफलाइन को तुमने कर दिया था। माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हमने एक बार तो कल हम लोग 1920 के बाद असहयोग के बाद की यात्रा पे थे, है ना। असहयोग के बाद 35 तक का डेवलपमेंट क्या था उसकी एक सीरीज आपको हमने बताई, समझाई कैसे हमें उस डेवलपमेंट को पढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दिया था रिवीजन करके आने के लिए। आई होप आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, गुड। आइए हम लोग आज बात करते हैं साइमन आयोग पे। पहले कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं इसके ऊपर, जैसे आयोग का गठन, आयोग की संरचना के बारे में, आयोग का गठन क्यों किया गया, समय से पहले क्यों किया गया, फिर आयोग की जो यात्रा हो रही है ना, भारत में उसका विरोध हुआ। ठीक है, और विरोध के क्रम में एक कल हमने बताया था आपको, एक सर्वदलीय समिति वाली चुनौती जो आई थी सामने कि भाई आप एक संविधान बना के दिखाओ, आप सुझाव दे के दिखाओ, सब मिल करके, है ना। और उसके बाद एक नेहरू समिति बनी थी, फिर उसकी रिपोर्ट आई, ऐसे करके फिर डेवलपमेंट आगे की तरफ गया था। ठीक है, लिखिए आप साइमन आयोग के बारे में कि नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में साइमन की अध्यक्षता में साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन, 7 सदस्यीय आयोग का गठन देखें, ये सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और सभी अंग्रेज भी। ठीक है, सातों ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और सातों अंग्रेज थे। ठीक है, ये एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है ना। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप कि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था, 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के पश्चात, 10 वर्षों के पश्चात अधिनियम की समीक्षा, अधिनियम की समीक्षा तथा आगामी संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में सुझाव के लिए, आगामी संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में सुझाव के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप, इसे इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग या कमीशन भी कहा गया है। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग या कमीशन भी कहा गया है। वैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, ऐसे करके वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। इंग्लिश में ना स्टैट्यूटरी याद रह जाएगा आपको, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में ना 2-3 तरह से अनुवाद फिर इसके भी हो जाते हैं। जहां ना अनुवाद ज्यादा हो जाए ना हिंदी में, एक से अधिक,
वो खतरा बन जाता है। आपको एक याद होगा, दूसरा याद होगा नहीं। तो वैसी जगह पे ना पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी वाला जो वर्ड होता है वो भी यूज देवनागरी में कर सकते हैं आप। जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा इंडियन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं हो। बट जो लोकप्रिय शब्द हैं उसका अब यूज होता है राइटिंग में, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कहीं कहीं जैसे कोई नाम वगैरह से आ रहे हैं, जैसे इंडियन, ये मिल जाता है, सांविधिक आयोग, वैधानिक आयोग, विधिक आयोग, ऐसे करके बहुत सारे इसके नाम। बट इंग्लिश में लिखा रहता है स्टेटरी कमीशन ही, तो उससे ना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो पॉइंट क्या है इसमें कि कानून में ही प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, नियमतः आयोग का गठन 1930 या 1931 में होना चाहिए था। नियमतः आयोग का गठन 1930 या 1931 में होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ना 20 में चुनाव हुआ था और 21 से वो प्रभावी हुआ था सारा सिस्टम। 19 में तो अधिनियम बना, नंबर 1। 20 में पहला चुनाव हुआ उस अधिनियम के अंतर्गत, और 21 से वो फंक्शनल हुआ। तो 20 से काउंट करें, जब पहली बार चुनाव हुआ 20 से काउंट करें तो 30, और 21 से काउंट करें तो 31। ये काउंटिंग मायने नहीं रखता है, जो मैंने आपको समझाया है। इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं होता कि नहीं कब होना चाहिए था, कहीं 29 लिखा रहेगा, कहीं 30 लिखा रहेगा, बट किताबों में 30 या 31 ये प्रायः मिल जाएंगे आपको। एक जब चुनाव हुआ, दूसरा जब प्रभावी हुआ, उससे काउंट नियमतः होना चाहिए था। लेकिन समय पूर्व गठन क्यों किया गया, लिखें आप यहां पे, लेकिन समय से पहले ही इसका गठन किया गया। ठीक है, समय से पहले इसका गठन किया गया। देखिए, इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। यहां लिखें आप, इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। प्रथम, ब्रिटेन के आगामी चुनाव में लेबर पार्टी की जीत की संभावना और कांग्रेस से इस पार्टी के बेहतर संबंध थे। कांग्रेस से इस पार्टी के बेहतर संबंध थे। ठीक है, कांग्रेस से इस पार्टी के बेहतर संबंध थे। लेबर पार्टी वहां मजदूरों की पार्टी थी और गरीबों के हक में आवाज उठाते उठाते उसका एक अच्छा खासा जनाधार था। सरकार भी बनाई थी वहां पे कांग्रेसी नेताओं से, चूंकि वो जो गरीबों वंचितों की पार्टी है, तो वो उपनिवेशों पे भी थोड़ा बहुत उदार उसका दृष्टिकोण रहता था। ऐसा नहीं कि एकदम उपनिवेश छोड़ने की बात करते थे। तो कांग्रेसी नेताओं से थोड़े बेहतर संबंध थे। जब पार्टी का गठन हो रहा था, उसका इवोल्यूशन हो रहा था, उस समय जो नरमदलीय नेता थे उनसे भी कई लेबर पार्टी के नेताओं के अच्छे संबंध थे। परंपरा से बन जाती, चलो भाई हम निभाते भी हैं परंपरा, पुराने 4 पीढ़ी पुराने संबंध है, तो कई बार हम निभा भी लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसा कुछ साले। उस समय जो सरकार थी वहां रूढ़िवादी सरकार थी, कंजर्वेटिव सरकार थी, टोरी सरकार थी। और उसको क्या लगता था कि भाई चुनाव तो हम हार जाएंगे, पता था उसे, हुआ भी ऐसा। तो ऐसा ना हो कि फिर अगली जो सरकार आएगी वो वैसी थोड़ी उदार रहेगी और वो आयोग बना करके भारतीयों को कहीं अधिक कंसेशन न दे दे। तो समय से पहले गठन क्यों किया गया इस आयोग का, जबकि समय इसका आगे कम कर रहा था। एक तो आगामी आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत की संभावना, जिससे भारतीय कांग्रेसी नेताओं से जिसके बेहतर संबंध थे। समझ में आ रही बात सभी को ना, सिंपल सी बात है। देखिए, द्वितीय
चाय अच्छी बनी है, लिखना नहीं था, है ना। आपको लगेगा कि चाय कितनी अच्छी बनी है मैं कैसे बताऊं, ठीक है ना। लिखिए आप द्वितीय। भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और इस पृष्ठभूमि में आयोग मनचाहा रिपोर्ट तैयार कर सकती थी। आयोग मनचाहा रिपोर्ट तैयार कर सकती थी। छिटपुट छिटपुट दंगे हो रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों में, है ना। तो आयोग अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना सकती थी, ठीक है। आयोग अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना सकती थी, तो ये भी था इसमें मसला, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, साइमन आयोग की संरचना एक, अभी तक जो लिखा हमने कौन कौन थे उसमें। दूसरा हमने क्या बताया उसमें कि क्यों उसका गठन हुआ। तीसरा समय से पहले क्यों गठन हुआ। तीन छोटे छोटे प्रश्नों को इसमें लिखा है ना। चौथा इसके बाद जैसे सरकार का तर्क था इसमें कि भाई भारतीयों को हमने शामिल क्यों नहीं किया, लिखना नहीं है बस, क्योंकि रिपोर्ट तो ब्रिटिश संसद को देनी है और ब्रिटिश संसद में भारत के लोग तो है नहीं। हालांकि उस समय 2 संसद सदस्य भी थे भारत के, और ये भी था कि उनको ही कम से कम मेंबर बना देते। तुम भारत के भविष्य तय करने जा रहे हो तो जो तुम्हारी संसद में बैठे हुए भारतीय लोग हैं उन्हीं को एटलीस्ट मेंबर बना लेते। बट नहीं, वो साजिश तो होता ही है, सबको समझ में आ जाता है जब अब इतने तो लोग अवेयर होते ही हैं। धीरे धीरे हर दौर में लोग अवेयर होते हैं कि भाई ये साजिशन ऐसा किया जा रहा है ताकि हमें जितने भी संवैधानिक सुधार होते हैं 9 और 19 में हमने क्या देखा, सुधार का मकसद क्या फाइनली हमने देखा कि भाई सुधार का दिखावा तो ठीक ठाक कर रहे हैं बट पावर छोड़ नहीं रहे हैं। वायसराय जो चाहे वो कर सकता है, तो फिर क्या सुधार। वो कहता था आप बच्चे हैं, आपको मैं ट्रेन कर रहा हूं, अभी प्रशिक्षित कर रहा हूं, थोड़ा आप और अनुभवी हो जाएंगे तो सत्ता धीरे धीरे में। एक मजेदार बात है, जैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, हम राष्ट्रीय संघर्ष, अंग्रेज इसको नहीं मानते बहुत ज्यादा। अंग्रेज मानते छिटपुट असंतोष था सरकार जो है। वो कहते थे धीरे धीरे भारतीयों को हमने परिपक्व बना दिया, सभ्य बना दिया, प्रशिक्षित कर दिया, और जब सही समय आया तो हमने सत्ता भारतीयों को सौंप दी। कोई संघर्ष वगैरह ऐसा नहीं हुआ था, छोटे मोटे असंतोष होते थे जो लोकतांत्रिक सरकार में असंतोष होते हैं। ये संघर्ष वगैरह को नहीं मानते जो साम्राज्यवादी लेखन है, वो सिरे से खारिज कर देते कि नहीं इतना ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ वहां कुछ घटनाएं होती थी, है ना। उनके बीच आपस में संघर्ष था कि बड़ा नेता कौन, कुछ इस तरह के दृष्टिकोण लेके चलते हैं वो अपना गुट बनाते थे। बुद्धिजीवियों के साथ क्या होता है, जब तर्क के साथ कोई बात करते हैं तो पूरी तरह से खारिज करना बहुत, किसी भी बात को मतलब कुछ ना कुछ सत्यता उसमें रहती है। केवल यही था कहना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये कैसे नहीं कह सकते कि भाई लोग अपने अपने हितों के लिए भी तो काम करते ही हैं, हर दौर में काम करते हैं, है ना। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस आधार पे, ठीक है। अब एक वहां शीर्षक दें, लिखें आप साइमन का विरोध। साइमन का विरोध, साइमन का विरोध, इसमें लिखे एरो दे करके पॉइंट्स वाइज में, चूंकि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, अतः भारत के अधिकांशतः दलों नेताओं ने इसका विरोध किया। जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट,
जिन्ना गुट हिंदू महासभा राष्ट्रीय उदारवादी दल नेशनल लिबरल पार्टी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब इसके उदारवादी दल के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्य। इसके संस्थापक थे, है ना, राष्ट्रीय उदारवादी दल के संस्थापक थे। संस्थापक लिखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्य संस्थापक थे इसके, है ना। एक अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने दिया आपको। ये 1918 या 18 के आसपास ये पार्टी बनी थी, है ना, कांग्रेस से अलग होकर के कि भाई कांग्रेस का थोड़ा तरीका आक्रामक होता जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो संवैधानिक रास्ते पे ही चलेंगे हम। तो नरमदलीय नेता जो थे कांग्रेस के, समझो एक तरह से उन्होंने अपनी अलग से कांग्रेस में पार्टी बना ली, कांग्रेस से हट करके। हमने पहले भी बताया था, कोई भी पार्टी आप बना लो, किसी भी पार्टी के मेंबर रहो, आप कांग्रेस के भी मेंबर, कांग्रेस की सदस्यता जाती नहीं थी। ऐसा सिस्टम था कांग्रेस का शुरू में। बाद में कांग्रेस थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगी 1937-38 में आकर के, कि सांप्रदायिक दलों के मेंबर हमारे मेंबर नहीं होंगे। और आज़ादी के बाद जब चुनाव की बात आएगी तब तो फिर ऑब्वियस है कि भाई आप दूसरी पार्टी के मेंबर होते हो तो कांग्रेस के मेंबर रह नहीं सकते आप, फिर रूल बनेगा इनका। तो ये पार्टी बनी थी 1918 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके साथ कुछ नरमदलीय नेता थे जो संवैधानिक राजनीति के लिए ही वो प्रतिबद्ध थे, बट उन्होंने भी विरोध किया इसका। ठीक है, इत्यादि कर दीजिएगा। इत्यादि कर दिया आपने। अगला पॉइंट लिखें आप, या यहां नोट करके लिख लें आप, नोट करके। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर कॉमा मद्रास में जस्टिस पार्टी या न्याय दल इत्यादि ने आयोग को समर्थन दिया। और एक दो छोटे मोटे समूह हैं जो जस्टिस पार्टी का जिक्र करेंगे हम अभी आगे आने वाले क्लास में, एक बार हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर भी जब बात होगी तब हम देखेंगे क्या दृष्टिकोण था उनका, ऐसा क्यों करते थे वो, है ना। उन पे भी बात करेंगे प्रॉपर, एक क्या व्यू था, कैसे वो दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे थे वो, कभी अंग्रेजों से, कभी भारतीय दलों के साथ दबाव बना करके कि भाई दलितों को वो सम्मानजनक स्थान मिले जिसका वो हकदार है ना। तो थोड़ा उनको अलग तरीके से देखा जाता है उनके अप्रोच को। उसी तरीके से हम बात भी करेंगे जो आगे, जब हमने बताया था कल आपको कि भी डॉक्टर अंबेडकर जी पे भी अलग से बात होगी हम लोग, है ना, करीब 1 घंटे के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे जानकारी के लिए। अगला पॉइंट लिखें आप, 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन ठीक है, वार्षिक अधिवेशन मद्रास M.A. अंसारी ये अध्यक्ष थे, है ना। ठीक है, 1927 के में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार, वार्षिक अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। बीच बीच में हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन भी ध्यान रखते रहते हैं। हमने शुरू में बताया था हम पढ़ते जाएंगे, बीच में अधिवेशन आता जाएगा। अक्सर क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, पूरे आयोग को एक साथ लिया, याद करना शुरू कर दिया, पूरे अधिवेशन लिया, याद करना शुरू कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कहीं काम नहीं आता इतिहास को, न तो समझने में, न तो उसके डेवलपमेंट को समझने में, न एनालिसिस करने में। डेवलपमेंट के साथ जब इन्फॉर्मेशन आते हैं तो वो स्टोरी का पार्ट बन जाता है।
तो आप उन तथ्यों को भी ना अपनी राइटिंग में यूज कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन, बट वो यूज कर ही नहीं पाते हैं उसको, समझ नहीं पाते कि भाई किस संदर्भ में। इस पैटर्न का ही हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना है केवल कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। पहला 4 अधिवेशन तो सबको याद होगा, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। हाँ हाँ करते रहिएगा आप लोग केवल, ठीक है ना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। भरोसा बहुत है आपके ऊपर, ऐसा नहीं समझिएगा, बट वो रिदम टूटने की बात होती है ना, रिदम जब आ जाए तो फिर है ना। अच्छे अच्छे प्लेयर देखते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली वगैरह, जब रिदम टूट जाता है उनका क्रिकेट में तो अच्छा कहाँ कर पाते हैं वो, बट एक बार फिर से रिदम आता है तो ठीक है। तो भरोसा तो आपको मैं श्रेणी में रखता हूँ, है ना। जो स्टूडेंट्स तैयारी के लिए निकला है उसका दायरा है ही, धीरे धीरे उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे विषयों पे पकड़। तो आप चलते फिरते गूगल बन जाएंगे एक समय, आने वाले समय में आप इंसाइक्लोपीडिया कह लो या गूगल, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बस रोज थोड़ा थोड़ा आप काम करते जाइएगा, ठीक है। ऐसा मेरा एकदम मानना है, क्योंकि हम लोग खुद एग्जाम, अब तो मान लो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, एग्जाम के पहले क्या होता था, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तुम पूछो और आंसर आएगा, या चल तो रहा है बस रिकॉल नहीं कर पाओ उसको। सारी चीजें समअप हो जाती थी ना पूरी एकदम, इतने सारे विषय हम लोग पढ़ ले जाते थे। तो हर स्टूडेंट के साथ ये दौर आता है, ठीक है। वो एहसास कराता है कि हम कुछ हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इस समय बहिष्कार को लेकर के, कांग्रेस सेशन पे। तो 1905 में बनारस अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 17 में फिर कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में स्पेशल अधिवेशन कलकत्ता लाजपत राय, फिर वार्षिक अधिवेशन नागपुर, 22 में गया अधिवेशन, बात नहीं मानी गई थी, 24 में बेलगांव अधिवेशन, बीच में एक रह गया है काम का इन्फॉर्म, दिल्ली स्पेशल अधिवेशन, नहीं एक और लिखाना है मुझे अलग से कमलेश, सरोजिनी नायडू वाला वो भी रह गया, गिनती में ध्यान आया मुझे, ठीक है। ऑलराइट, 23 में दिल्ली वाला हो गया आपका, 24 में बेलगांव हो गया आपका, 27 में और भी अधिवेशन के चार्ट में आप देखोगे सब रहते हैं। बट ये सब डेवलपमेंट को मद्रास में बहिष्कार का प्रस्ताव, और उसके बाद साइमन गो बैक, ये नारा जो है ना बहुत पॉपुलर हो गया, साइमन गो बैक, ठीक है। इसी में लिखें 1928 में, फरवरी की बात है ये, 1928 में आयोग की पहली यात्रा लिखे, बॉम्बे, पूना, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, इत्यादि विभिन्न शहरों की यात्राएं। प्रत्येक जगह काले झंडे दिखाए गए, प्रत्येक जगह काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, प्रत्येक जगह काले झंडे दिखाए गए, और साइमन गो बैक का नारा भी लगता था हर एक जगह पे, है ना। तो बॉम्बे में सबसे पहले इन्होंने लैंड किया, ठीक है, और वहीं से विरोध शुरू हुआ इनका। विरोध में मजदूर भी थे और तमाम राजनीतिक दल तो इसमें इन्वॉल्व थे ही, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, विरोध के क्रम में कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चोट भी लगी। जैसे लखनऊ में, अब लखनऊ बोले तो बाबा योगी आदित्यनाथ मत लिख दीजिएगा उसमें, है ना अभी। हाँ मतलब अभी यही चल रहा है ना पूरा अखबारों में, ठीक है ना। जैसे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, तथा लाहौर में लाला लाजपत राय। लाहौर में लाला लाजपत राय।
लाजपत राय जी को जो चोट लगी थी, इसी चोट के बाद वो उम्र भी काफी थी उनकी और मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने एक पुलिस अधिकारी को मारा था, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वाले खंड में हम पढ़ेंगे भी उसको हम। तो ऐसे विरोध में कुछ राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को चोट भी लगी। विरोध के लिए ना कुछ यूनिक तरीके भी अपनाए गए थे। जैसे पूना से लोनावाला तक रेलवे ट्रैक के समानांतर रोड जाती थी, तो कोई गाड़ी वगैरह वहां उस समय राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने हायर कर लिया था और आयोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आयोग के मेंबर, और पैरेलल कार से काले झंडे लेकर के, मतलब पैरेलल पूना से लोनावाला तक। लखनऊ बहुत चर्चा में आया था फिर एक बार इसी विरोध के क्रम में। दो थे, एक तो गुब्बारे पे साइमन गो बैक खूब चला था लखनऊ में, और पतंग पे भी साइमन गो बैक। गुब्बारे पे साइमन, खाली कुजमा करके एक नेता थे, ठीक है, उन्होंने ये तरीका ईजाद किया था, तो उस समय सरकार अपनी किताब में उनका जिक्र करते हैं कि खली कुजमा ने मतलब बड़े पैमाने पे पतंगबाजी और गुब्बारों के माध्यम से विरोध किया था। तो ये सब कुछ कुछ तरीके भी अपनाए गए थे विरोध के। लोकतंत्र में क्या होता है कि आप हिंसा तो करना नहीं है ना, अहिंसात्मक तरीके से आप जो कर सकते हैं, आप सड़क पे लेट जाइए, आप उसके कार के आगे जो कर सकते हैं आप, मतलब लोग करते ही हैं ध्यान खींचने के लिए, मतलब ठीक है, यही तरीका भी होता है लोकतंत्र का। सत्ता पक्ष आलोचना करेगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो विपक्ष का तुम करे तो क्या करें, ऐसे ही चलता रहता है लोकतंत्र। आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो ऐसा विरोध हुआ और अच्छा खासा विरोध हुआ, और पूरे देश में जहां जहां आयोग की यात्रा हुई ना, हर जगह सड़कों में प्रदर्शन। तो 22 में जो माहौल ठंडा सा पड़ गया था, हालांकि उसमें गर्माहट पैदा कर रहे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समय समय पर उनकी जो टीम थी, काकोरी वाली टीम, ये सब संगठन अपना काम कर रहे थे। बट एक होता है ना जन, वो तो चूंकि व्यक्तिगत वीरता वाले कारनामे हो गए ना, कहीं गया किसी को मारा। एक बड़ी आबादी जो सड़कों पे आई, वो फिर साइमन के विरोध के साथ ही सड़कों पे आई, विरोध के क्रम में, ठीक है। आगे लिखें आप। भारतीयों के विरोध को देखते हुए भारत सचिव बर्किन हेड ने यह चुनौती दी कि भारतीय नेता सर्वसहमति से राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ठीक है, आगे लिखें। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए 1928 में ही, इस समय ना बहुत सारी बैठक हुई हैं लखनऊ में, दिल्ली में, ऐसे करके ना 28 में भारतीय दलों की कई सारी बैठक हैं। स्टडी मटेरियल में नाम दे रखा है जो जो बैठक जैसे जैसे जिस क्रम में हुई है ना। तो क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि फैक्ट्स का तो रेंज नहीं है ना, बढ़ता चला जाता है, तो चीजों को देखते हम लोग प्रायोरिटी सेट करते रहते हैं कि एक आइडिया रखें। 28 में आयोग आया है, विरोध हुआ है, 28 में ही समिति बनी है, जिससे हम एक स्टोरी बना पाए अपना, ठीक है। तो विरोध को देखते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई गई, ठीक है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई गई। ठीक है।
और 1928 में ही समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 28 में इसने अपनी रिपोर्ट, क्योंकि सब इसमें परिपक्व पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार वगैरह थे, और अनुभव तो था ही ना कि हमें अब चाहिए क्या संघर्ष करते करते। अंग्रेज जो नहीं दे रहे थे उसकी सूची बना देनी थी। ठीक है, तो जल्दी ही महीने डेढ़ महीने में एक सूची जारी हो गई है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट, बट उससे पहले नोट करके हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में एक दो बातें और जानेंगे। जरा नोट करिए आप जरा यहाँ पे। लिखेंगे नोट में 1927 मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन एवं दिल्ली प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना है ना। हमने क्या बताया था, जब आयोग का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग भी दो भागों में विभाजित हो गया, मतलब दो गुट बन गए उसमें। एक शफी करके नेता थे, उनका गुट था, और एक जिन्ना का गुट था, मोहम्मद अली जिन्ना का गुट था। जिन्ना भी इस बात से सहमत थे कि आयोग का विरोध होना चाहिए, बट उन्होंने कहा मुस्लिम हितों के लिए कुछ बातें, प्रस्ताव सामने रखा कि आगे जो कुछ भी सर्वदलीय समिति में या जो भी प्रयास किए जाएं उसमें इन मांगों को महत्व दिया जाए और मुस्लिम समाज के लिए जो पृथक निर्वाचन उसे समाप्त किया जाए, ताकि राष्ट्रीय धारा के साथ मिलकर हम भी चलें। इसे दिल्ली प्रस्ताव कहते हैं ना। हम लोग, आपको याद होगा, हमने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कहा था कि सांप्रदायिकता एक वर्ड यूज कभी कभी मिलेगा आपको। धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग एकदम सबसे छोटी परिभाषा है और सटीक यही है। क्लियर ना? धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग होता रहता है, आप आंख के सामने आप देखते रहेंगे। धर्म, जाति, ये सब ना भावनाओं को उभारने का आसान तरीका है। लोकतंत्र में वोट का बड़ा मतलब होता है। ठीक है, अब वोट या तो बहुत अच्छे काम करके आप मांगिए, उसमें बहुत मेहनत है, राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मेहनत है, और क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये आसान काम होता है। बस किसी तरह से भावनाएं एक बार उभर जाए, लहर। हर नेता यही देखते हैं, बस काश एक लहर जो है हमारे लिए, तो लहर में निकल लेते हैं। वो भी बैठ के चुनाव लड़ते हैं, निकल जाते हैं। बाद में फिर वो 5 साल बाद कौन हिसाब करता है बैठ के 5 साल में उन्होंने क्या किया, नहीं किया। चुनाव में सरकार को, हर सरकार को रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए। देखो ये सब आपके काम की टॉपिक है, ऐसा मत सोचिएगा हमेशा कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी में ही जो चीजें चल रही है ना, एक्चुअल जीवन आपको वही जीना जो हो रहा है, ये तो वहां तक पहुंचाने का जरिया है। कार्य से तो होना चाहिए कि भाई हर दल को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, भाई हमने ये प्रॉमिस किया और हमने ये पूरा, विपक्ष को बताना चाहिए उसमें से भी आपने ये पूरा नहीं किया और हम ये करेंगे, हम अगला जो हमारा प्रॉमिस है। पर चुनाव उस पर नहीं चलते हैं। आप नोटिस करिएगा, कभी भी चुनाव ज्यादातर होते हैं, कभी कभी ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है। हमें याद, एक बिहार चुनाव था, कुछ पुरानी बात है, वहां पे अभी इससे पहले वाली चुनाव थी, तो वहां वर्तमान जो मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री थे। वो कई सभाओं में यही कहते थे कि भाई हमने काम किया तो मुझे वोट देना, वरना नकार देना। ये एक आत्मविश्वास होता है नेता का। इसके पहले वाले चुनाव में, इस चुनाव में तो उन्होंने भी ट्रैक चेंज कर लिया था। ठीक है, तो जब आप कहीं, हाँ कहीं आप ट्रैक इन द सेंस कि आप जब किसी भी व्यक्तिगत लांछन, प्रहार, मैं राजा हूं तो तुम महाराजा हो तो तुम, जब ये सब चीजें शुरू हो जाती है राजनीति में, तो आप टॉपिक से हट जाते हैं फिर आप। ठीक है, हमें लगता है कि मतलब बॉलीवुड फेल। ठीक है, नेता जो एक्टिंग करेंगे क्या, अमिताभ बच्चन और ये अक्षय कुमार एक्टिंग करेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें बदल जाती हैं, पूरा गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि जब एक विमर्श हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं, एक आइडिया रख रहे हैं, आपको अच्छा लगा कि हाँ ये तर्क ठीक है, तो आपके हैबिट में भी आएगा, आप भी कभी मौका मिलेगा तो आप शेयर करेंगे। आप ऐसे ही एक ओपिनियन बिल्ड होता रहता है धीरे धीरे।
चाहे कोई भी पार्टी हो, कायदे से तो होना चाहिए कि वो अपना रिपोर्ट दे और आगे की योजना बताए, ठीक है। बट होता तो जाति धर्म वगैरह के नाम पे। धर्म इसलिए शॉर्टकट हो जाता है कि इसमें इमोशंस, क्योंकि आस्था है ना, कोई सवाल नहीं करता है धर्म पे, थोड़ा रिस्की मसला होता है, बहुत कम लोग सवाल करते हैं। तो मुस्लिम लीग बना ही था धार्मिक हितों की रक्षा के लिए, सरकार के साथ जाना है हमें। और 1909 में पृथक निर्वाचन दे भी दिया गया। 1916 में कांग्रेस ने भी मान लिया कि भाई ठीक है तुम्हें पृथक निर्वाचन। खिलाफत के कारण जो धार्मिक वर्ग थे, जो उलेमा वर्ग थे, राजनीति में उनकी भागीदारी भी बढ़ गई थी। और जब खिलाफत का मुद्दा कमजोर पड़ा, असहयोग वापस हुआ, तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। चूंकि राजनीति में वो आ गए तो उनका काम ही यही था धर्म की केवल बात, हर बात में धर्म को ही देखना। शिक्षा दीक्षा उनकी वैसी हुई थी। तो ऐसे वो पूरा का पूरा पृष्ठभूमि चल रहा था। जिन्ना का थोड़ा अलग बैकग्राउंड था। वो भी जैसे दादा भाई नौरोजी और तमाम बड़े नेता थे, उनसे हालांकि उम्र में काफी छोटे थे। दादा भाई नौरोजी की तरह से वो अपना आइडियल ही मानते थे, बहुत प्रभावित थे उनसे वो। और ब्रिटिश जो परिवेश था ब्रिटेन का, वो थोड़ा डिफरेंट परिवेश था, बहुत उदार, लिबरल। और दुनिया के लोग उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे वो आदर्श मानते थे ब्रिटेन को अपना। काश हमारा समाज भी ऐसा हो। ब्रिटेन चाहे भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, कीनिया में, श्रीलंका में कुछ भी कर रहा हो, बट लंदन का और ब्रिटेन का एनवायरनमेंट, खासकर लंदन का, बहुत ही डिफरेंट था। उसको एक आइडियल तौर पर उसमें देखा जाता था। और तभी तो दुनिया के तमाम विरोधी से लेकर हर लोग वहीं ब्रिटेन में ही शरण मांगने पहुंच जाते थे। उस दौर में भी एक कानून का शासन होता था, एक प्रक्रिया होती थी, फ्री ट्रायल, मतलब फेयर ट्रायल होता था वहां पे। ये नहीं कि आप मुकदमे में फंसा करके इसको डाल दो जेल में, कोई इसके घर से अफीम निकला है आज, ठीक है इतना है ना, ऐसा नहीं था वहां सिस्टम। इट्स गुड सिस्टम। तो वैसा वहां सिस्टम था। तो जिन्ना के परवरिश या तमाम राष्ट्रीय नेताओं के जो पहले फेज के थे वहीं हुई थी। तो अपने दृष्टिकोण में उस तरह के लोकतांत्रिक थे। पर देखो, आजादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जैसे मैं, कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो व्यक्ति का भी अपना हित, इंसान अपने हितों के लिए जीता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। वो छोड़ दे तो जीना का लक्ष्य कई बार गायब हो जाएगा ना। मतलब हम अपने लिए प्लान ना करें हम कि भाई कल हमें ये चाहिए, परसों ये चाहिए, तो एक मोटिवेशन होता है। तो नेताओं का भी होता था। तो पॉलिटिकल राइवलरी भी होती थी, कौन लोकप्रिय है, किसका प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं में बह के या आदर्श के कारण, भला हम कैसे कह सकते हैं, तो हम उन बातों से बचते। बट ऐसा नहीं है, एकेडमिक में बातचीत होनी चाहिए। आगे चल के क्या हुआ कि जब नरमदलीय नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा, जब गरम दल का उभार हुआ, बट गरम दल भी अपना बेस नहीं बना पाए बहुत ज्यादा। वो भी कोई बहुत सिस्टम बना नहीं पाए नरम गरम दल टकराव के कारण। तब तक गांधी जी ने स्पेस भर दिया। और गांधी जी थोड़ा और अलग तरीके की राजनीति, मतलब नरम दलीय नेताओं के साथ क्या था, थोड़ा ये मतलब सूट बूट वाले थे सब, इंक्लूडिंग जिन्ना। और गांधी जी खादी का कपड़ा ऊपर आधा धारण किया, नहीं तो अच्छा आधा ये भी धारण नहीं करेंगे हम। किसी ने कहा खादी बहुत महंगा है, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, अब हम केवल आधो वस्त्र, नीचे का वस्त्र ही धारण करेंगे, ऊपर का वस्त्र धारण ही नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात नहीं होती है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि गरीब घर से था वो आदमी या कुछ लेने के लिए, मतलब आलोचना उनकी भी होती ही है, होगी भी, ठीक है ना, व्यक्ति है तो आलोचना होगी। बट एक संकल्प लेना और उसमें आने वाले 25-30 सालों तक निभा देना। तो ना नरमदल सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू, CR दास, मोतीलाल नेहरू, उसी तरह से जिन्ना, इन लोगों को इस तरह की शैली बहुत पसंद। ये थोड़ा मतलब रॉयल अंदाज में सब जीते थे। ये सच्चाई है कि मतलब ये लोग अच्छे पैसे वाले थे और अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, बढ़िया लाइफस्टाइल था इनका, मतलब इसी थे। तो धीरे धीरे लोग कटते चले गए। अब कटते चले गए, प्रैक्टिस चली रही बहुत अच्छी आपकी, तो फिर मन में आ जाता है कि भाई क्या करें। अब मुस्लिम समाज में भी कुछ पढ़े लिखे उस समय नेता थे, बट जिन्ना का कद बहुत बड़ा था, क्योंकि पुराने नेता थे। तो मुस्लिम नेताओं ने इनसे आग्रह करके मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने के लिए, उधर गांधी और उनके मतलब अब आगे बढ़ते जा रहे, कांग्रेस में इनको जगह दिखी नहीं, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। तो ये होता है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए फिर जिन्ना धीरे धीरे, पर चूंकि अपने नेचर में बहुत हद तक डेमोक्रेटिक ये भी रहे हैं प्रारंभिक फेज में जिन्ना, इसलिए फिर उन्होंने, बट इसके बाद फिर जब एक बार गाड़ी घूमेगी जिन्ना, तो पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति के
मतलब पूरी तरह से सांप्रदायिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही सारी बात करेंगे। और कहते थे कि भाई एक टाइपराइटर और एक लिपिक, मतलब किरानी जो टाइप करने वाला होता है, हमने एक टाइपराइटर जिसे टाइप करते हैं मशीन और एक किरानी, दो को लेके हमने पाकिस्तान बना लिया। दिमाग इतना था, खोपड़ी इतनी थी, है ना। एक राजनीति करते हुए, लड़ाते हुए, परिस्थितियां वैसी थी। तो यहां तक जिन्ना की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वही दुविधा वाला दौर है। इसके बाद जिन्ना का दुविधा खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से सांप्रदायिक रास्ते पे होंगे, सांप्रदायिक टकराव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और फिर वो आगे चल करके पाकिस्तान निर्माता के तौर पे जाने जाएंगे। वो थोड़ा सांप्रदायिकता वाले एंगल को कनेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं ये सब स्टोरी थोड़ी बता रहा था मैं आपको, है ना। अब यहां लिखे आप दिल्ली प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। इसमें क्या क्या नोट में लिखिएगा, मेन पॉइंट क्या थे। पहला लिखें आप कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप पंजाब एवं बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट लिखें सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक और पॉइंट लिखें आप पृथक निर्वाचन के स्थान पर, पृथक निर्वाचन के स्थान पर पृथक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य निर्वाचन का प्रावधान मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य निर्वाचन का प्रावधान मुसलमानों के लिए। ठीक है। तो ये प्रस्ताव रखा था, विरोध में ये भी शामिल थे, जिन्ना भी शामिल थे। अब आप एक शीर्षक दें, लिखें नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत में संविधान कैसा होगा या भारत की व्यवस्था कैसी होगी, यानी ये पूरा का पूरा सुझाव जो होगा किस पे होगा, राजनीतिक संवैधानिक सुधारों पे होगा सुझाव। सारे के सारे पॉइंट्स होंगे नेहरू रिपोर्ट के। पहला पॉइंट लिखें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अभी मैं बता रहा हूं फिर एक बार इसके बारे में। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया है, ये पूर्ण आजादी नहीं है, एक प्रकार की व्यापक स्वायत्ता है। ठीक है। विदेश मामले, रक्षा मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी सारे के सारे विषय भारत को मिल जाएंगे। चुनाव होगा, बाकी आप अपना शासन खुद करिए। ये दो मामले अंग्रेज देखेंगे, कहीं कहीं पे केवल रक्षा या कहीं पे कहीं विदेश। तो डिपेंड कर रहा था अंग्रेज उस उपनिवेश से कैसे समझौता करते हैं। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, कोई भी उपनिवेश हो, आयरलैंड है, बट कुछ न कुछ अंग्रेजों के पास, बाकी सारे मामले एकदम फ्री कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने पूर्ण आजादी की बात नहीं की अभी भी। 1905 में स्वशासन, 1906 में स्वराज्य स्वशासन, 1916 में होम रूल आंदोलन, 1928 में भी सर्वदलीय समिति में
जो बात उभर कर सामने आई वो डोमिनियन स्टेटस। अच्छा, जब आप अपने स्टडी मटेरियल को कभी पढ़ोगे आप, तो नेहरू समिति में आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि उनके मेंबर कौन कौन थे, है ना। ऐसे ही एक फैक्चुअल, नेहरू समिति जो बनी थी तो उस समिति में और कौन कौन मेंबर थे अलग अलग पार्टी के, ठीक है। तो ये जस्ट एक रीडिंग के लिए, जब कभी मौका मिले तो आप नाम लिस्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मिल जाए तो आपको। आगे लिखें आप जरा। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन हो। नेक्स्ट, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल मतलब एक जैसा लोकसभा जैसा होगा, एक राज्यसभा जैसा होगा। जैसे आज होता है ना प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, वो सब सुझाव दिया था इन्होंने। नेक्स्ट लिखें, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों। जो विषय का बंटवारा होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां, तो वो केंद्र के पास हो। ठीक है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन। नेक्स्ट, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए और एक स्वतंत्र प्रांत बनाया जाए। नेक्स्ट, प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार का गठन। उत्तरदायी का मतलब होता है निर्वाचित सरकार का, पूरा पावर निर्वाचित सरकार के हाथ में होता है। जैसे राष्ट्रपति हैं तो जो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल कहते हैं, उनको बात माननी होती है सामान्य परिस्थितियों में। यही अपेक्षा थी इस समय कि जो वायसराय रह जाए, यहाँ रहेंगे वायसराय, वो बात मानेंगे निर्वाचित लोगों के। प्रांतों में गवर्नर होंगे। उत्तरदायी का ये सेंस है यहाँ पे, है ना, कि आप जो निर्वाचित लोग हैं तो जनता के प्रति जवाबदेह अधिकार उनके पास होते हैं। उनकी जवाबदेही तय होती है संसदीय सिस्टम के द्वारा। ठीक है। और सही गलत 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, जो भी टाइम होता है, आप चुनाव में जाइए और जनता से पूछिए काम ठीक किया कि नहीं किया आपने। ऑलमोस्ट इस तरह का सिस्टम था ये। नेक्स्ट लिखो आप। लिखो, बड़ी संख्या में अधिकारों का उल्लेख, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौमा मत देने का अधिकार, कौमा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने कहा था इसमें महिलाएं भी, उनको भी मत देने का अधिकार होगा, इत्यादि कर दें आप। ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय सहित श्रेणीबद्ध न्यायिक ढांचे के गठन की मांग। उच्चतम न्यायालय सहित श्रेणीबद्ध न्यायिक ढांचे के गठन की मांग।
है ना। एक उच्चतम न्यायालय, जैसे अभी तक हाई कोर्ट था, 1935 में उच्चतम न्यायालय आएगा, संघीय न्यायालय। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत का अपना न्यायालय होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय जो होना चाहिए। ठीक है, इसकी मांग भी इन्होंने रखी। एक और लिखें आप, अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान, तथा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। धर्म के नाम पे जो भी अल्पसंख्यक हैं, सबकी बात थी इसमें, इवन हिंदुओं की भी बात। हिंदू किसी प्रांत में अल्पसंख्यक है तो उनको भी आरक्षण मिले। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात कर रहे थे कि भाई कोई भी अल्पसंख्यक, जैसा पॉपुलेशन है तो लॉजिकल एक तरह का था ये। एक और लिखें आप, पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन, आप देखोगे इसमें जो जिन्ना का दिल्ली प्रस्ताव है ना, वो सारी बात इसमें नहीं मानी गई। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था केंद्रीय विधानमंडल में 1/3, तो ऐसा नहीं, जनसंख्या के अनुपात में 15% है, 20%, जितनी आबादी है उतना ही रिजर्वेशन। जिन्ना ने कहा पंजाब और बंगाल में, तो वो भी इसमें नहीं माना गया था, क्योंकि वहां पे ना मुस्लिम आबादी अधिक थी। उसका खूब विरोध हुआ कि जो बहुमत में है उन्हें आरक्षण क्यों। जो अविभाजित पंजाब था, अविभाजित बंगाल था, बांग्लादेश सहित और पाकिस्तानी पंजाब सहित 50% से ज्यादा वहां मुस्लिम आबादी थी। इवन आगे चल करके ब्रिटिश सरकार भी रिजर्वेशन का जो प्रावधान करेगी प्रांतीय विधानमंडल में, तो ऐसा नहीं था, वो मुसलमानों पे भी नजर उतना ही रखती थी ब्रिटिश सरकार, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि वो कंट्रोल के बाहर चले जाएं। मैकडोनल्ड अवार्ड वगैरह में भी मुस्लिम लीग जो चाहती थी सरकार ने, वो नहीं दिया था मुस्लिम लीग को। खैर, अभी तो यही फोकस करते हैं हम लोग। तो जिन्ना का जो प्रस्ताव था उसको इसमें महत्व तो नहीं मिला, सिवाय सिंध के। तो जिन्ना इससे रुष्ट हो जाएंगे। कई नेताओं ने विरोध किया, जिसमें हिंदू महासभा के नेताओं ने ज्यादा विरोध किया था। 1915 में हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, मालवीय जी के प्रयासों से। ठीक है, हिंदू महासभा ने विरोध किया था, और चूंकि विरोध का स्वर ज्यादा था तो फिर जो प्रावधान थे वो रैशनल थे। पर जिन्ना का ये था कि यदि कुछ उन्हें अतिरिक्त एडवांटेज नहीं मिलता है पृथक निर्वाचन छोड़ने का या मुस्लिम लीग को मर्ज करने का, मर्ज नहीं मतलब उसको मुख्य धारा में लाने का सांप्रदायिक राजनीति से, तो उनको ये था कि भाई संप्रदाय को कन्विंस करना मेरे लिए मुश्किल होगा। बट वो बात नहीं मानी गई, तो यहां से भी एक टकराव। इसके बाद तो फिर प्रयास हुए हैं कभी, लेकिन जिन्ना की तरफ से कोई खास प्रयास नहीं हुआ इसके बाद। तो उस हिसाब से भी थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, तो जिन्ना की बात इसमें नहीं मानी गई। इसी में नीचे लिखिए आप, साइमन रिपोर्ट। साइमन रिपोर्ट ब्रैकेट में कर ले 1930। एक साथ ना तीनों रिपोर्ट को हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे जिन्ना की बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं मानी गई, नेहरू रिपोर्ट की कौन सी बात साइमन ने मानी और कौन सी नहीं मानी। क्योंकि 35 के सुधार अधिनियम के लिए साइमन रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। तो तीनों को थोड़ा कंपेयर करने से राइटिंग में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। कभी आप साइमन रिपोर्ट में लिखें आप जरा, साइमन रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखें आप कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए। ना ही केंद्रीय स्तर पर भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए।
ना ही ठीक है। तो एक तो इन्होंने दे दिया कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट का पहला 2 बिंदु था उन्होंने गायब कर दिया। नेहरू रिपोर्ट का पहला 2 बिंदु यही था ना, डोमिनियन स्टेटस दो और उत्तरदायी सरकार, तो दोनों गायब कर दिए इन्होंने। अगला पॉइंट लिखें, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल और संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन। और संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन। संघात्मक ढांचा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो हमारा सिस्टम है उसी तरह से चलता है। तो एक तरह से इन्होंने कार्यपालिका वाला अधिकार तो हमें नहीं दिया, लेकिन विधानमंडल में बदलाव के इशारा कर रहे थे कि भी संघात्मक ढांचे के आधार पे भारत में विविधता अधिक है और भारत में संघात्मक ढांचा ही भारत के लिए उपयुक्त होगा, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक ढांचा है। तो अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारत संघात्मक रास्ते पे ही ज्यादा मुफीद होगा, और उनका इस मामले में आकलन बिल्कुल सटीक था, ठीक था। आज जो हमारे यहाँ का ढांचा है, हमारी विविधता को समाहित करने वाला इससे बेहतर कोई ढांचा, इसमें सबके लिए स्कोप है। हमारी राजनीति में सबके लिए स्कोप है। आप आइए, ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जैसे मर्जी आप पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं, जीत गए तो आ जाइए, आप अपनी बातों को रखिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। सबके लिए स्कोप होता है इसमें। आगे लिखें आप जरा, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन। प्रांतों में उत्तरदायी, प्रांतों की बात इसने मान ली कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। एक और लिखो आप, पृथक निर्वाचन का विस्तार। पृथक निर्वाचन का विस्तार, ठीक है। एक और लिख लो आप, दलितों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया जाए। ठीक है। अब आप इससे एक बात समझ सकते हो कि भारत के सभी राजनीतिक दल अपने मतभेद को भुला करके क्या सोच रहे थे कि हमें क्या मिलना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार क्या सोच रही है। साइमन जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ब्रिटिश सरकार सोच रही है वो रिपोर्ट दे रहे हैं। वो समझ में आ गई बात क्लियर ना एकदम, कि भाई क्यों साइमन बनाया गया था। ठीक है। एक अपने ऑनलाइन स्टूडेंट है शिवम, उन्होंने लिखा है कि जो मेंबर थे मोतीलाल नेहरू समिति में, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, एम.आर. जयकर, अली इमाम, जेपी जोशी और मेंबर थे इनके, है ना। तो शिवम में अच्छी बात है कि तुमने लिखा है और तुमने शायद स्टडी मटेरियल को देखा भी होगा या गूगल यूज किया होगा, बट ये बताना नहीं है ना शिवम। मैं शिवम को मतलब कह रहा हूं कि मैंने जब ये कहा कि आप देखिएगा तो सबको पढ़ने के लिए मैंने कहा ना, अब तुमने लिख दिया उसके ऊपर, तो इसका क्या मतलब है। तुम केवल ये लिख देते कि हाँ मैंने पढ़ लिया तो बहुत ठीक रहता है ना। थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना है भाई, हाँ मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इसको फाइन लगेगा, है ना। जरा इसका ध्यान रखना जरा शिवम को जरा, ठीक है ना, कि आगे से इसको जरा पकड़ना है हम लोग को, ठीक है। इसको जरूर फाइन करना पड़ेगा इसे, है ना, इसने रूल तोड़ा है, ठीक है। तो तीनों रिपोर्ट कंपेयर कर लेंगे, जिन्ना और ये। अब एक शीर्षक दे लिखें आप, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पहला पॉइंट लिखो इसमें प्रतिक्रिया में कि
रिपोर्ट से मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा दोनों असंतुष्ट थी। हिंदू महासभा दोनों असंतुष्ट थी। ठीक है, दोनों संतुष्ट थी। इसी में लिखेंगे आप जिन्ना ने रिपोर्ट का विरोध किया और मुस्लिम समुदाय के लिए चौदह सूत्री मांगों को सामने रखा। मुस्लिम समुदाय के लिए 14 सूत्री 14 पॉइंट्स, ठीक है, 14 सूत्री मांगों को सामने रखा। ठीक है, अब जिन्ना हुआ क्या था, एक सर्वदलीय बैठक जब हो रही थी तो जिन्ना भी उसमें शामिल थे। जिन्ना ने कहा ठीक है हम दिल्ली प्रस्ताव में संशोधन करते हैं, और जिन्ना ने कहा कि कम से कम जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को दे दो, जैसे जो मुस्लिम बहुल प्रांत होंगे उनके पास भी अधिकार ज्यादा हो जाएंगे जिन्ना ने, और बंगाल और पंजाब में तब तक के लिए आरक्षण कर दो जब तक वयस्क मताधिकार लागू नहीं हो जाता। तो जो दिल्ली प्रस्ताव था जिन्ना ने उसमें संशोधन भी किया, तब भी बात नहीं बनी, तब भी उसका विरोध हुआ। धर्म की राजनीति, धर्म के आधार पर विरोध हुआ, धर्म के आधार पर मांग हो रही थी। विरोध करने वाले भी गलत नहीं थे, मांग करने वाले भी अपनी जगह ठीक थे। पे अपने संप्रदाय के हितों की मांग कर रहे थे कि भाई हम सब एक साथ लड़ेंगे, हम दोनों अपनी जगह ठीक थे। तो जो संशोधित प्रस्ताव वगैरह भी उसका भी उल्लेख अपने स्टडी मटेरियल में है। जब स्टडी मटेरियल तो चूंकि एक ना एक बार आपको तो रीडिंग करनी है, एक बार दो बार, जब भी कुछ नया जानने का मन करे आप क्लास नोट्स के बियॉन्ड जाकर के कमांड करने के बाद स्टडी मटेरियल जितना पढ़ सकते हो आप, 1 पेज, आधा पेज, 2 पेज, धीरे धीरे उसको पढ़ते रहना। क्योंकि बहुत डिटेल में राष्ट्रीय आंदोलन ना पीटी के सिलेबस में भी अलग से पढ़ना होता है हमें राष्ट्रीय आंदोलन, इसलिए हमने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ी जानकारी अधिक रखने में कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे 14 सूत्री जो मांग होगी उसमें मांग में क्या क्या होना है, जैसे अब 14 सारी बातें आपको ध्यान एकदम से हूबहू नहीं याद रखनी है, इसका लिस्ट भी नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स कहने का मतलब स्टडी मटेरियल, वहां से आप एक बार देखेंगे, बट वो तो देखना बाद में। कुछ बातें कभी भी आपको क्या ध्यान रहेंगी, जैसे एक हमेशा ध्यान रहेगा पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ये तो कभी भी रहेगा। जब जिन्ना ने कहा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो अभी भी होना चाहिए। तो केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का आरक्षण, प्रांतीय विधानमंडल में मुसलमानों का आरक्षण, नौकरी में विशेष महत्व, शिक्षा में विशेष महत्व, 6 बातें तो ये हो गई। भाई मुस्लिम हितों की रक्षा की बात कैसे की जा सकती है, या किसी जाति के हितों की रक्षा की बात कैसे, यही आज भी तो यही सब चलता रहता है ना। उन 14 मांगों में 6-7 यही मांगे रहनी है। प्रांतों को अधिक अधिकार दे दो केंद्र की तुलना में, तो 14 में तो 7-8 आपके ये हो जाएंगे। तो पूरा हूबहू नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ एक आइडिया बना लेना है कि किस तरह की मांग थी। धार्मिक स्वतंत्रता की कुछ मांग होगी, है इस तरह की मांगे होंगी उसके अंदर, तो किस तरह की मांग थी। एक बार आप रीडिंग करके ये 5-7 पॉइंट ही दिमाग में रखिएगा, लेकिन एक रीडिंग कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अभी नहीं, वैसे पहले सिलेबस में भी कभी नेहरू रिपोर्ट से, कभी साइमन रिपोर्ट से थोड़ा अंदर जाके भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव में तो पूछे ही जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यही आ जाए कि भाई नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के दिशा में पहला प्रभावी प्रयास था, या नेहरू रिपोर्ट का आप आकलन करें तो आप एक बात समझ सकते हैं कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की जो सोच थी उस समय 1928 तक भारत को लेकर के राजनीतिक अर्थों में सोच क्या थी, वो
जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब बता रहे कि हम चाहते क्या थे। अब तक चाहे कांग्रेस की मांग या किसी और पार्टी की मांग, सबने मिलकर मांग करी ना, तो सबकी मांग हो गई। हिंदू महासभा चाहे जितना भी नाराज रहा हो, सर्वदलीय पार्टी में तो हिंदू महासभा भी थे इसमें, तो हिंदू महासभा की मांग क्या थी, तो भाई ये हिंदू महासभा की भी मांग थी। हर चीज पढ़ के नहीं होता है, एक ही चीज है उसको दिमाग कैसे लगाया जाए राइटिंग में। अब आप बहुत सारी किताबें पढ़ लोगे, हिंदू महासभा की मांग समझ में नहीं आएगी आपको। सर्वदलीय समिति मतलब सबकी भागीदारी है उसमें। तो ऐसे ऐसे बिंदु को ना चुन चुन के हम लोग निकालते हैं, जो आइडिया आपसे शेयर करते रहते हैं कि आप जब मर्जी आए उसको घुमा के, मतलब कभी भी आप उसको यूज कर लीजिए आप राइटिंग के दौरान। ये सब रिपोर्ट आ गई, तो एक प्रतिक्रिया तो ये हो गई। अगला लिखें आप। कांग्रेस के भीतर अपेक्षाकृत युवा नेताओं ने जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ने ठीक है, रिपोर्ट का विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग के लिए कांग्रेस के भीतर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संस्था बनाई गई। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संस्था बनाई गई। मतलब इन लोगों ने कहा कि भाई जो डोमिनियन स्टेटस है वो ठीक नहीं है, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने भी विरोध किया इसका, नेहरू रिपोर्ट का। काफी इस पे चर्चा, गहमा गहमी, हंगामा था, अखबारों में लेख वगैरह, है ना, ओपिनियन वगैरह बनाए जा रहे थे। आपने कल भी बताया था आपको, यही दौर है 28 में 27 में, जब हमारे चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी भगत सिंह के सहयोगी बहुत सक्रिय हैं, ठीक है, और काफी उग्र तरीके से युवाओं के द्वारा सरकार का विरोध, तो कांग्रेस के भीतर भी हलचल है। यही वो दौर है। अगला पॉइंट लिखें। 1928 में कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, में यह सहमति बनी कि यदि 1 वर्षों के भीतर सरकार डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार नहीं करती है, एक वर्ष के भीतर सरकार डोमिनियन स्टेटस के मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। ठीक है, मतलब इन लोगों ने काफी हंगामा किया था। कल कहानी बताई थे, नेहरू गांधी जी ने भी समझाया था कि भाई थोड़ा दम रखो, थोड़ा शांत रहो, है ना अभी, ठीक है। और
एक तरीका था, तो उन्होंने कहा 1 साल में आप तो मान लीजिए हमारी मांग को। 29 में दिल्ली में एक लीडर कॉन्फ्रेंस हुआ था, कई सारे नेता थे उसमें, और इरविन ने संबोधित करते हुए कहा था कि भाई हमने तो अगस्त 17 में ही कह दिया था आपको कि हम धीरे धीरे आपको हम उत्तरदायी सरकार की ओर ले जाएंगे। हम अभी आपको ये नहीं कह सकते कि हम कितने समय में ले जाएंगे आपको, हम ये बताने की स्थिति में नहीं है, बट ले जाएंगे आपको। सरकार मान रही है कि हम आपको ले जाएंगे डोमिनियन स्टेटस की ओर, कब तक ये पता नहीं, कांग्रेस करी नहीं, बस अब मान लो। अक्टूबर के आसपास 29 में, वो 31 अक्टूबर शायद डेट था, या अक्टूबर 1929 में कॉन्फ्रेंस हुआ था। दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था, 2 महीने और रह गए थे, बस सरकार ने बात नहीं मानी। तो फिर कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा, उसमें एक प्रस्ताव पारित होगा कि हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब अंग्रेज पूरी तरह से भारत को छोड़े। तो कहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी और शुरुआती लक्ष्य था, आपको याद होगा, एकता को प्रोत्साहन, ठीक है, लोगों को प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मांगों का निर्धारण, और धीरे धीरे संवैधानिक रास्ते से स्वशासन के स्तर, पूर्ण स्वराज की बात आजादी की नहीं थी। और 1929 तक 30 तक आते आते कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज की बात। तो इन 45 वर्षों में ऐसा क्या क्या बदल गया जो कांग्रेस, ठीक है, धीरे धीरे आपकी समझ ऐसी परिपक्व होती चली जाएगी, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर करेंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्फिडेंस तब जब बढ़ता है जब पब्लिक दिख लेती है उसके पीछे, जब पब्लिक को मोबिलाइज करने में सफल है। अभी बाहर 50,000 पब्लिक हम लोग को सुनने आ जाए, ठीक है, तो हम लोग अपने जहां वहां से 5-5 फीट ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक को मोबिलाइज करने में कांग्रेस बहुत सफल रही है, यहां तक लोगों को मोबिलाइज करने में, संगठन के माध्यम से, गांधीवादी तौर तरीकों से, है ना। असहयोग के दौरान हमने सब बताया था कि कांग्रेस कैसे जन आधारित पार्टी बन गई है। वहां रुक के जो हमने 45 मिनट का एक सेशन लिया था, वो सारी बातें हमने वहां एक्सप्लेन कर दी, आपको बता दी। एक 1935 के अधिनियम के बाद एक छोटा सा सेशन होगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दोनों सेशन जो होता है वो एक तरह से पिलर का काम करता है, जो मेरी क्लास में हम सारी बातों को वहां समेट लेते हैं। उसको आप टाइम पे कितना यूज कर पाएंगे, उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है, बट वो टाइम पे जब कोई क्वेश्चन सामने आए तो वो आइडिया आप कितना आपको स्ट्राइक करता है, आप उसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें अब, ठीक है। ये रिपोर्ट की बात हो गई। शीर्षक देके लिखें आप, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 कर लीजिएगा। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी इस वाकया का भी जिक्र होता है कि पिता के बाद मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे 28 में, उसके बाद बेटे को विरासत जो है सौंपी गई, कभी इस तरह की बात होती है। बट राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत वाली बात नहीं थी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा नहीं था कि पिता इतने प्रभावी थे कि अगली बार बेटा को अध्यक्ष बना लेंगे, वो ऐसा नहीं था। अब ये था कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व देना है, क्योंकि इस समय तक दिसंबर 1929 तक भगत सिंह ने हंगामा मचा रखा था, चारों तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के चर्चे हो रहे थे। तो यदि कांग्रेस में युवाओं को आगे नहीं करेंगे हम, तो फिर वो मिजाज तो है, गुलामी का दौर है, कब मिजाज बदल जाए। युवा किसी भी आंदोलन की जान होते हैं। तो ये